मैं ये सोच लेके चल रहा था कि जो अच्छी एजुकेशन लेता है वो अच्छी एजुकेशन लेने के बाद अच्छी नौकरी लेता है, ये कंसेप्ट। लेकिन जम्मू कश्मीर में जब हम जिन लोगों को मैंडेट देते हैं उन्होंने नीतियाँ ही ऐसी लाई कि जिससे एम्पावर्ड अनएम्पावर्ड लोग एम्पावर ही नहीं हो पा रहे। बहुत सारे स्टार्टअप्स जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं, आपने क्यों नहीं फ़ायदा उठाया स्टार्टअप्स का? स्टार्टअप का फ़ायदा ही तो है ऑटो, स्टार्टअप वाली स्कीम ऑटो वाली होगी। कौन सी स्कीम है स्टार्टअप की? मैं भी देखूं मिशन यूथ क्या है, स्टार्टअप क्या है। किसी कहीं आंकड़े पे जो ये असेंबली के अंदर बोल रहे हैं, ज़रा आ जाएं पब्लिक में डिबेट करेंगे किस व्यक्ति को वो वाली नौकरी मिली। इस पे आऊँगा। आपने कहा कि आज उमर साहब की सरकार है, इससे पहले जब 19 में एब्रोगेशन हुई थी मुफ्ती साहब की सरकार की, और उसके बाद फिर महबूबा मुफ्ती की आ गई, और जब आज इलेक्शन 10 साल के बाद हुए तो महबूबा मुफ्ती जी के पास 3 सीटें। तो आज उमर साहब अगर मेजॉरिटी में हैं और जिन लोगों ने उसको मेजॉरिटी दी है, जब उनके हितों की बात नहीं होगी, ये वही जनता है जिस जनता ने आपको यहाँ से वोट दे के ऐवान में पहुँचाया है, वही जनता उठा के आपको फिर उसी मिट्टी पे फेंकेगी। कश्मीर में एक नई चुनी हुई सरकार आई है और इस चुनी हुई सरकार के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो यूथ के लिए कर सकते हैं। वो कह भी रहे हैं कि हमने जो बजट लाया है उसमें यूथ के लिए कई तरह की स्कीम्स जो हैं वो लेकर आई हैं। लेकिन क्या लगता है आपको, जिस तरह से मुफ्ती मोहम्मद सईद ने हीलिंग टच पॉलिसी शुरू की थी जम्मू कश्मीर में, आज यूथ को भी उस हीलिंग टच पॉलिसी की ज़रूरत है? जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ सालों में ऐसे कई मुद्दे हैं जिनके हल होने का इंतजार जम्मू कश्मीर के लोग और ख़ास तौर पर युवा कर रहे हैं। लेकिन एक ऐसा मुद्दा जो जम्मू कश्मीर के युवाओं को लगातार यहाँ पर अलग अलग तरह की जो दिक्कतें हैं वो झेलने के लिए मजबूर कर रहा है, वो अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है। और सरकार ने हाल ही में जो असेंबली में सत्र हुआ था उसमें बताया भी कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो इस समय जम्मू कश्मीर में 6.1% के आसपास यहाँ पर है, और जो अनएम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है वहां पे करीब 3.5 लाख से ज्यादा जो युवा हैं उन्होंने अपना नाम जो है वो दर्ज भी करवाया हुआ है। और सरकार ने ये भी बताया कि पिछले कुछ सालों में जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की स्कीम्स शुरू की गई हैं उससे करीब 9.5 लाख के आसपास युवा जो है उनको फायदा मिला है। एक तरह से उन्होंने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के जरिए अपना जो रोजगार है वो कमाया है। लेकिन क्या सच में जम्मू कश्मीर के युवाओं को रोजगार मिल रहा है? क्या जम्मू कश्मीर के पढ़े लिखे युवा जो हैं वो क्या अपने स्टार्टअप्स कर पा रहे हैं? क्या उन्हें सरकारी नौकरी मिल रही है? इस पर सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मोहम्मद खालिक हैं। मोहम्मद खालिक जो हैं उन्होंने जम्मू यूनिवर्सिटी से एमपीएड किया था, उसके साथ ही साथ बीपीएड भी उन्होंने किया था, और वो रहबरे खेल के तहत उन्होंने नौकरी भी की। उसके बाद उन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर एकेडमिक अरेंजमेंट जो होता है उसके बाद उसमें भी उन्होंने काम किया। लेकिन इन सब में काम करने के बावजूद आज मोहम्मद खालिक जो हैं वो ऑटो चलाने के लिए यहाँ पर मजबूर हो गए हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि मोहम्मद खालिक को ऑटो चलाने पर मजबूर होना पड़ा? आज मोहम्मद खालिक से हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर कहां सरकार से यहाँ पर गलतियां हो रही हैं जिसकी वजह से उनके जैसे युवा, जो पढ़े लिखे युवा हैं, उन्हें आज ऑटो चलाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। मोहम्मद खालिक हमारे साथ हैं। मोहम्मद खालिक, ऑटो चला रहे हैं आप, कोई भी प्रोफेशन किसी को भैया हम गलत नहीं बोल सकते, लेकिन एक पढ़ा लिखा नौजवान जब उसको ऑटो चलाने पे मजबूर होना पड़ता है, वो क्या ऐसा टाइम होता है, क्यों उसको ये डिसीजन लेना पड़ता है आखिरकार? ऑटो क्यों चलाना पड़ रहा है? मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर की तमाम यूथ ने ये ऑब्जर्व कर लिया होगा कि एक्सेप्टेड, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट ले लो या प्राइवेट ले लो या कोई कॉरपोरेट सेक्टर ले लो या कोई एमएनसीज कंपनीज ले लो, जम्मू कश्मीर के अंदर अभी हैं नहीं, मैं सिर्फ बात कर, उसके अंदर इतनी सैलरी नहीं है कि एक जम्मू कश्मीर का युवा व्यक्ति अपने एक्सपेंसेस, अपना रूम रेंट मैनेज कर सके जम्मू में। इसलिए उसको लगा कि अब ऑटो से मैनेज हो सकता है लेकिन वहाँ से नहीं हो सकता है, और यहाँ मुझे फ्रीडम मिल सकती, वहाँ नहीं मिल सकती। मैं साथ साथ में अपने काम भी करूँ, अपनी स्टडी भी करूँ और ऑटो भी चलाऊँ, इसलिए ये चूज़ किया। लेकिन पहले मैं पूरा अनएम्प्लॉयमेंट पे बात करने से पहले आपसे पर्सनली ये पूछना चाहता हूँ कि क्या कभी मोहम्मद खालिक ने, जब पढ़ रहे थे आप, जब आप मतलब नो डाउट आपने पढ़ाई भी की होगी, स्ट्रगल किया होगा, कितना स्ट्रगल आपने किया ये सारी डिग्रीज पाने के लिए, और कितना स्ट्रगल कोशिश की आपने कि आपको गवर्नमेंट सर्विस मिल सके? बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। मैं बिलो पॉवर्टी लाइन से आता हूँ। आप अगर आज भी मेरे घर का सर्वे कोई करे, ऐसे बोलेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं बिलो पॉवर्टी हूँ ना, या ऐसा। मेरा 2019 में रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने घर छीन लिया। कैसे छीन लिया? जो नेशनल प्रोजेक्ट आज जहाँ से ट्रेन चल रही है उसी ट्रेन के प्रोजेक्ट में
मेरा घर आया था। वो लैंडस्लाइडिंग एरिया था और वो डैमेज हो चुका था। उसका कंपनसेशन आज तक नहीं मिला, आज तक मैटर पेंडिंग है। उसके बावजूद बात करें, उस वक्त 19 के बाद ही मैंने मास्टर्स की है और 19 से पहले मैंने बीपीएड जम्मू यूनिवर्सिटी से की है। और उस स्ट्रगल के दौरान मेरा भाई किसी और जगह, वहाँ प्रोजेक्ट में भी नहीं, किसी और जगह वो ड्राइवरी करते थे और उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया था। ये 2 डिग्रियाँ करने में उन्होंने जितनी कमाई की थी वो मेरे को दी थी। लेकिन क्या मतलब उससे जब आप पहले मैं खुद मैंने नाइट शिफ्ट, जो आज अब्दुल रहीम रैथर साहब हैं, उनका बेटा है हिलाल रैथर साहब, उनका एयरसेल कॉल सेंटर यहाँ साइमुला है बठिंडी में। मैंने 1.5 साल वहाँ पे एज ए MIS का काम किया है, एज ए टेलीकॉलर काम किया है उनके प्रोजेक्ट में। जो एयरसेल का प्रोजेक्ट था, बाद में वो अंबानी ने खरीद लिया, फिर उसने उसको बंद ही कर दिया था। जब उनका आरकॉम चलता था उसने बंद ही कर दिया था, फिर उन्होंने जियो रिलायंस लाया था, उसके भाई मुकेश अंबानी। लेकिन खालिक, जो आपकी तरह युवा हैं, जो बड़े बैकग्राउंड उनका बहुत ही पुअर रहा और उन्होंने बड़ी मेहनत से पढ़ाई की, क्या वो सब लोग मतलब ये पढ़ाई क्यों कर रहे थे? मतलब क्या सोच के कर रहे थे कि क्या गुड यकीन था आपको उस समय जब आप पढ़ाई कर रहे थे? हैंडसम सैलरी किस लिए करते हैं? हर कोई व्यक्ति अल्टीमेटली उसका पर्पस ये होता है कि मैं सोसाइटी को सर्व करूं और सोसाइटी के सर्व करने के साथ साथ खुद भी एक अच्छा घर, अच्छी बीवी और रोटी कपड़ा मकान शेल्टर अच्छा हो, जो एक लाइवलीहुड मतलब ज़िंदगी गुजर बसर करने के लिए होना चाहिए। यही हर बंदे का मकसद है। और उसके बाद कुछ लोगों की ज़रूरतें बढ़ जाती, मैं बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊं या बड़ा उद्योगपति बन जाऊं, वो नहीं। एक बिलो पॉवर्टी लाइन वाला सोचता मैं मिडिल क्लास तक भी पहुंच जाऊं तो वो भी बड़ा। लेकिन मतलब यहाँ अनएम्पावर्ड पर्सन को एम्पावर करने के लिए 400 नीतियाँ बनती हैं, 400 की 400 फेल है। अगर एक भी कामयाब होती, एक भी कामयाब। लेकिन आपको मतलब, क्योंकि ये एक डिफरेंस होता है, एक पढ़ा लिखा इंसान, एक अनपढ़ इंसान। देखिए, कई लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे भी नहीं रहे हैं लेकिन अच्छा बिजनेस कर रहे हैं सब, लेकिन एक बंदा पढ़ा लिखा है, वो अच्छी नौकरी करता है। और अमूमन सारे लोगों का सपना होता है कि मैं पढ़ूं लिखूं और एक अच्छी इज्जतदार नौकरी करूं। क्या आपको पता होता पहले कि पढ़ लिख के ये मिलना है? तो क्या फिर आप पहले से ही ये काम कर लेते, पहले ही स्टार्ट कर लेते, कुछ और कर लेते? बिल्कुल सही बात कही आपने। अगर आपके पास सोर्स है, आपके पास सोर्स है, थोड़ा सा भी सोर्स है, आपके पास एजुकेशन है, आप उस सोर्स को यूटिलाइज करके आप अर्न कर सकते हो। वो प्राइवेट सेक्टर हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो। लेकिन अगर आप पहले ही बिलो पॉवर्टी लाइन हो, आपने जितना आपके सोर्स से इनकम आती थी वो सारी आपने एजुकेशन पे लगा दी। अगर मैंने 12th में बिजनेस स्टार्ट किया होता, 12th में ऑटो चला रहा होता, आज तक मैंने जम्मू में घर बार बना दिया होता। जब मुझे आफ्टर 30 ईयर्स आफ्टर मास्टर्स करने के बाद ऑटो चला पा रहा हूँ, तो आज मैं मैनेज अपने आप को ही कर पाऊंगा, घर नहीं बना पाऊंगा। मतलब आपको लग रहा था उस समय कि मतलब, अब मैं ये सोच लेके चल रहा था, अगर जो अच्छी एजुकेशन लेता है वो अच्छी एजुकेशन लेने के बाद अच्छी नौकरी लेता है, ये कंसेप्ट था। लेकिन जम्मू कश्मीर में जब हम जिन लोगों को मैंडेट देते हैं, उन्होंने नीतियां ही ऐसी लाई कि जिससे एम्पावर्ड अनएम्पावर्ड लोग एम्पावर ही नहीं हो पा रहे। आप रिजर्वेशन की बात कर लें, आप मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट की बात कर लें। यही मैं कह रहा था कि आपने, मैंने देखा पिछले कई समय में, मैं आपको देखता था कि कोई भी प्रोटेस्ट होता था उसमें सबसे पहले आप खड़े होते थे। आपको लगता था कि शायद कोई सुन ले, शायद आपकी बात कोई सुन ले और हमारी मैं अपने कोलीग्स को देखता था। और मैं उस एरिया से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे आपको हायर सेकेंडरीज में 12 से 15 किलोमीटर चल के जाना पड़ता था। मैंने हायर सेकेंडरी में जो स्टडी की है अपने गाँव से 3 गाँव क्रॉस करके मुझे हायर सेकेंडरी जाना पड़ता था, जहाँ पे कोई रोड कनेक्टिविटी नहीं है, जहाँ पे सिर्फ कोई बिजली, आज भी मेरे घर पे बिजली नहीं है, मतलब लाइट नहीं है। मीटर 2014 में लगा है मेरे घर पे। मेरे वहाँ पे हमारे देसी भाषा में कहते हैं थंब, उसकी तरफ लगा के रखा है, ना पोल है ना तार है। आज भी वाटर सप्लाई मेरे घर पे, जो जल शक्ति योजना है, आज तक वाटर सप्लाई नहीं पहुँची है वहाँ। तो हम उस पिछड़े एरिया से आए हैं, तो मुझे लगता था कि उस गांव के लोग जो 3 टाइम की रोटी नहीं खाते थे पहले, जब तक रेलवे कनेक्टिविटी वहाँ, जब से रेल आई है तब से उनको रोजगार मिला। ठीक है। तो मुझे वो पैन थी कि उन लोगों को जो वहाँ से आगे जम्मू यूनिवर्सिटी में पहुँचना बहुत बड़ी बात है वहाँ के लोगों के लिए। तो
वो आके यहाँ पे जब उनको मेरिट बेस्ड नौकरी भी नहीं मिलेगी, उनको जो रिजर्वेशन दी है वो भी काट दी गई। अदर बैकवर्ड क्लासेस जो ओबीसी, ये क्या बोलते थे, आरबीए थी, रिजर्वेशन रूरल को थी, वो भी काट दी। उसके बाद अगर कोई नई रिजर्वेशन लाई उससे भी इम्पैक्ट पड़ा, उस पर भी हमने बात करी। लेकिन ओवरऑल जो जम्मू कश्मीर के सारे मुद्दे लेकर हैं, सबसे बड़ी बात जो है इसके पीछे जो इलीगल ग्रेटिफिकेशन है, वो इलीगल ग्रेटिफिकेशन जम्मू कश्मीर की किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर ट्रांसपेरेंसी, क्रेडिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी खो चुकी है। और उसके कारण अब अगर हम सोचते हैं कि भाई हम चुनी हुई सरकार भेजेंगे और चुनी हुई सरकार हमारे इन सारे मुद्दों का वो निपटारा करेगी, वो भी अगर आपको आईना दिखाना शुरू करे। आमिर खान का एक शो है, उसमें वो कहता है कि एक व्यक्ति ने एक नौकर रखा, 1 किलो दूध उसने डेली पीना था, और वो 1 किलो दूध जो डेली उसने पीना था उसमें से वो 1 पाव खुद पी जाता था एक नौकर। उसने कहा भाई ये तो धोखेबाज है, अब दूसरे नौकर को रखता हूँ, वो इसकी निगरानी करेगा। वो दोनों आपस में मिल गए, वो कहने लगा पाव तू पी ले, पाव मैं पी लूँगा। अब उस पाव में से बचा आधा किलो, उसने कहा तीसरा एक नौकर और रखूंगा, उसने भी वही किया। उसने कहा चौथा नौकर रखूंगा, चौथा नौकर आया तो वो पूरा किलो का किलो दूध पीने लगे, और उसके बाद जो दूध के ऊपर मलाई आती थी वो उसकी होंठों को चिपका के रखते थे। और सुबह जब वो बोलता था भाई आज मतलब आप ये जो कहानी बता रहे हो, ये आप एक तरह से तंज कस रहे हो आज तक की सरकारों पे जो उन्होंने पॉलिसीज बनाई। मैं कह रहा हूँ एक चीज रहेगी ना, आईना दिखाने की बात रहेगी कि उसके बाद वो व्यक्ति कहने लगा भाई 1 किलो दूध, यार आज शाम को आपने मुझे दूध दिया ही नहीं। उन्होंने क्या किया कि वो जो मलाई दूध के ऊपर आई थी वो उसकी होंठों को लगा के रखी जब वो सो के था। सुबह जब उठा तो कहा दूध नहीं दिया। उन्होंने कहा आपका वो अब मेंटली भी संतुलन बिगड़ गया हुआ है, ये आईना देखो, आपके दूध की मलाई आपके होंठों पे लगी हुई है, हमने दिया था, आपको याद नहीं। तो वही बात आज जम्मू कश्मीर सरकार यहाँ की यूथ के साथ नहीं, यहाँ की पूरी सोसाइटी के साथ कर रही है। क्या क्योंकि आप, चलो आपका केस है, आपने ऑटो चला लिया, लेकिन आप तो बहुत सारे यूथ्स को जानते होंगे जो अनएम्प्लॉयमेंट है, पढ़े लिखे हैं, क्या हाल है इस समय जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट? मैं वही चीज मैंने जो आपको बोला, मैंने ये हाल ही डिफाइन किया। कैसे डिफाइन किया? मोदी सरकार जो सेंटर में है उनको पता था कि मार्केट में हिंदू मुस्लिम बिक रहा है, हम मुस्लिम को तंग करने का या मुस्लिम पे आरोप लगाने का एक ऐसा बिल लाएंगे कि भाई इन्होंने पूरा हाईजैक करके रखा है हिंदुस्तान में, 3rd लार्जेस्ट प्रॉपर्टी इनके पास है जो वक्त की है, वहाँ से रेवेन्यू जनरेट होना था और हमारा देश तरक्की करता। उन्होंने लाया, और वही अब अगर उसी तर्ज पे उन्हीं के बिल को लेकर हगामा जम्मू कश्मीर असेंबली में हुआ जहाँ पे जिस रोज बिल पास होने थे, तो आप उसको क्या लेके सोचते हैं? मैंने दूध की एग्जांपल तभी दी आपको। उस दिन यहाँ की सरकार ने क्या किया, हगामा क्यों हुआ? अपोजिशन ने जो काम करना है, अपोजिशन इसलिए होती है अगर जो रूलिंग सरकार है वो काम ना करे ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, तो अपोजिशन क्रिटिसाइज करती है। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जुडिशरी को भी ही मतलब जुडिशरी को करने का भी अधिकार है एक सिटीजन के पास, ये इसलिए प्रावधान रखा गया हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब मुझे आप ये बताओ, मैं क्योंकि आपने मुझे खुद बताया और मैंने सुना भी कि आपने असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर काम किया, आपने रहबरे खेल के तौर पर काम किया, और मैंने सुना भी कई लोगों से कि जब ऑटो चलाते हो, जब गांधीनगर कॉलेज से निकलते हो, तो उस समय क्या फील आती है जब वो स्टूडेंट्स मिलते हैं, तो क्या आपको बोलते हैं? नहीं, मेरे को क्या बोलते हैं जब मेरे साथ बैठते हैं, मैं उनको नाम बताता हूँ, आप उस कॉलेज में पढ़ते हो, वहाँ पे फलानी सर है, फलानी सर मेरे साथ कॉमर्स में थे, फलानी सर MM कॉलेज में थे, तो वो थोड़ा शॉक सा होते हैं, ये ऑटो ड्राइवर ये क्या कह रहा हमें। तो फिर वो मेरे से पूछते हैं आपने क्या किया है, तो मैं ये चीज़ बताता हूँ, फिर उनको थोड़ा सा शॉक, बोलते हम क्यों पढ़ रहे हैं। बहुत सारे बच्चों का ये कहना, हम क्यों पढ़ रहे हैं। फिर मैंने कहा इससे अवेयर हो जाओ कि आपको जो सब्जेक्ट हेल्थ एंड वेलनेस पढ़ा रहा है आपको यही पता नहीं है, वो बायोकेमिस्ट्री वाला ही इज़ नॉट एलिजिबल टू टॉट द सब्जेक्ट। वो जब एलिजिबल ही नहीं है वो आपको थोपा जा रहा है, आप इस पे पहले गौर फिक्र करो। हम जब स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटियों में थे तो हमने तो एक्टिविज्म किए हैं, हमने तो कहा भाई, हमने क्रिटिसाइज किया है प्रिंसिपलों का, इवन हमें डिस्क्रिमिनेट करके परसेंटेज कम दिया या दबाया गया, लेकिन हम नहीं डरे। तो तब ट्रांसपेरेंसी आती है। लेकिन आज के बच्चे को डिग्री चाहिए, और डिग्री वो टेम्परिंग करके दे रहे हैं या मार्क्स ऐसे ही दे रहे हैं, ऐसे ही पास कर रहे हैं बच्चे को। जब से क्लस्टर यूनिवर्सिटी आई है तब से जो हालात है जम्मू कश्मीर के बहुत ख़राब हैं। अब मुझे ये बताओ, आपकी नई गवर्नमेंट आई है, नई गवर्नमेंट ने उमर अब्दुल्ला सरकार है इस समय, उन्होंने तो अपना मैनिफेस्टो लाया था, उन्होंने कहा था कि जो यूथ होगा उसके लिए हम काम करेंगे। अभी भी उन्होंने जो बजट लाया उसमें यूथ को लेकर उन्होंने बड़ी सारी स्कीम्स, स्टार्टअप्स को लेकर बात की। बहुत सारे स्टार्टअप्स जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं, आपने क्यों नहीं फ़ायदा उठाया स्टार्टअप्स का?
स्टार्टअप का फ़ायदा ही तो है ऑटो। स्टार्टअप वाली स्कीम ऑटो वाली होगी। कौन सी स्कीम है स्टार्टअप की? मैं भी देखूं मिशन यूथ क्या है, स्टार्टअप क्या है। किसी कहीं आंकड़े पे जो ये असेंबली के अंदर बोल रहे हैं, ज़रा आ जाएं पब्लिक में डिबेट करेंगे किस व्यक्ति को वो वाली नौकरी मिली है। मोदी जी ने लाई थी पकोड़े तलने वाली नौकरी, वो भी फेल होगी। पकोड़े तलने के लिए भी पीएचडी रिसर्च स्कॉलर को नहीं मिला। मूंगफलियां बेच रहे हैं श्रीनगर में और ऑटो चला रहे हैं। तो अब इन्होंने कोई लाई है जिसका हमें भी पता चले कौन सा पास हुआ। बिल तो अभी पास ही नहीं हुआ कोई, और ये कहाँ पे लाई है हमें भी पता चले। असेंबली में बोलने से क्या होता है? वहाँ पे मुझे बड़ा दुख होता है इस चीज़ का कि पहले जवाब दिए जाते थे, आज ब्यूरोक्रेट और आज लेजिस्लेचरों को भी गलत जवाब दिया जा रहा है। असेंबली के अंदर लेजिस्लेचरों को भी सही जवाब नहीं दिया जा रहा है। कहाँ किस तर्ज पे पहुंच गए हैं हम, और कहाँ अनएम्प्लॉयमेंट हम रिमूव करने की बात कर रहे हैं। पुरानी सरकारें जितनी रही, मतलब बहुत सारी बातें पुरानी सरकारों ने कही। आपको लगता है, जैसे हम खुद देखते हैं रहबरे तालीम जो था, चलो वो तो परमानेंट हो गए, मैं खुद देखते हैं कि डेली वेजर्स जो हैं वो कितने 30 साल हो गए उनको, वोकेशनल ट्रेनर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। आपको लगता है कि आधा से ज़्यादा टाइम तो उन्होंने अपनी जवानी तो काट ही दी इसी प्रोटेस्ट में, इसी उम्मीद में कि शायद गवर्नमेंट कोई आए और उनको परमानेंट कर। जम्मू कश्मीर में ऐसी कौन सी पॉलिसी आई जिससे यहाँ के लोगों का कुछ हुआ? जो भी पॉलिसी आई है उसने अभी जो हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट चल रहा है ना पिछले मैं कहता हूँ अगले 20 सालों तक भी उसका इम्पैक्ट नहीं जाएगा। जो रहबरे का कंसेप्ट यहाँ पकड़ लिया, उसके बाद होम गार्ड आ गए जी, डेली वेजर आ गए जी, बीडी के कागजों पे उनको इस वक्त लीडरों ने लिख के दिए और लगा दिए। बेचारे आज तक रगड़ रहे हैं, वो आज तक रगड़ रहे हैं। लेकिन उसके बाद अगर आज ग्रेजुएट आप जाओ 4th क्लास की जो पीछे रिक्रूटमेंट हुई है, उस 4th क्लास की रिक्रूटमेंट में जो ग्रेजुएट बच्चे भी गए हैं वो MTS अब उनको बोल रहे हैं, वो काम जो कर रहे हैं अकाउंट असिस्टेंट की चेयर पे बैठ के काम करते हैं। आप देखना किसी भी डिपार्टमेंट में जाके, क्योंकि उनको कंप्यूटर चलाना आता है, वो डिजिटल जाते हैं। जो पुराना डेली वेजर जो कुछ इन्होंने प्रमोट किए हैं, उनको बेचारों को बाहर पानी पिलाना, लेकिन उनकी सैलरी उनसे ज़्यादा है। तो मसला ये है कि उसके बाद जब जो नौकरी किसी एजुकेटेड बंदे को मिलनी थी वो मिली नहीं। एजुकेशन डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट से हर देश ने तरक्की तब की है जब उसकी एजुकेशन अच्छी हो। तो ये देश कहाँ तरक्की करेगा जहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही सबसे बड़े घोटाला और फ्रॉड लोग अपॉइंटेड हैं। यहाँ के एजुकेशन सिस्टम, मैं कहता हूँ आपका मतलब वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय से मेरा क्वेश्चन है, आप अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में शिक्षा क्यों नहीं देते? नहीं, सबसे ज़्यादा दुख क्या है आपको? क्या ये दुख है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट निकल रही है, मान लो सरकारी नौकरी निकल रही है और सारी चीज़ें हो रही हैं, वो कम भी निकल रही होगी, बात मान सकते हैं, लेकिन आपको इससे ज़्यादा ये दुख तो नहीं है कि कहीं मतलब एक कॉम्पिटिटिव ग्राउंड ही नहीं है आपके पास जहाँ पे आप मतलब उस तरीके से अपने नौकरी पा सकें? क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे केसेस हैं, चाहे वो डेली वेजर्स का है, सारी चीज़ों का है, वो ग्राउंड भी नहीं है जम्मू कश्मीर के लोगों के पास। सर, इंदिरा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है सुप्रीम कोर्ट का। इंदिरा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा क्लियर कहा। वो केस पता कौन सा केस है? जो हम रिजर्वेशन के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने रिजर्वेशन पे रोक लगाने के लिए कहा, जहाँ पे डेटा कहा कि 50% रिजर्वेशन ही होनी चाहिए, इससे अब होनी चाहिए। क्यों कहा? सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ ऑब्जर्व की। ये आज की जजमेंट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जजमेंट है, और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच 11 जजों का 13 जजों की कोई जजमेंट ओवररूल नहीं हुई आज तक इंडिया में और ना होगी। उन्होंने उसमें ये कहा कि कंपिटेंसी कहाँ से मापी जाती है? ऑन द बेसिस ऑफ रिक्रूटमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। कि मेरिट से रिक्रूटमेंट जो हो, जम्मू कश्मीर में मैं कह रहा हूँ मेरिट को तो गोली मारो आप। रिक्रूटिंग एजेंसी जो आपने बनाई है उसके थ्रू ही कोई रिक्रूटमेंट नहीं है। डेली वेज रिक्रूटमेंट एजेंसी के थ्रू रिक्रूटमेंट है, रहबरी खेल किसी रिक्रूटिंग एजेंसी के थ्रू रिक्रूटमेंट है, रहबरी तालीम किसी रिक्रूटिंग एजेंसी के, कोई भी नहीं। सारी चीफ सेक्रेटरी यहाँ का स्टेटमेंट देखिए गया कि बैकडोर एंट्रीज है। मैं भी मानता हूँ बैकडोर। आपने कितनी निकाली? LG से पूछो ना, आपका 10 साल यहाँ पे शासन, आपने कहा सारे फेक एंड फ्रॉड है, निकालो ना यार, कितने निकाले आपने? दिखाओ, नहीं तो मैं डेटा दिखाता हूँ। आपने जिस एक ने मेरे पे डिफॉर्मेशन करना, मैं बताता हूँ कितने GRS फ्रॉड ओनली कंप्यूटराइज्ड डिग्री पे हैं, कितने रहबरे के केस आपके पास निकले जो फ्रॉड डिग्री वाले थे 13 साल के बाद बाहर की। 13 साल में एक एलिमेंट्री एजुकेशन जो है या सेकेंडरी एजुकेशन जो हो, जिस बच्चे का फंडामेंटल का मौलिक अधिकारों का हनन हुआ, उसको कौन देखेगा? यहाँ पर कस्टोडियन है कोई। ठीक है, लेकिन वो चलो वो एक अलग इशू है। लेकिन ये इशू जो अनएम्प्लॉयमेंट हमारा यूथ है, क्या आज जैसे आपको ऑटो चलाना पड़ रहा है,
क्या आप हिम्मत हार चुके हैं अपनी? क्या आपको लगता है कि अब शायद मुझे ऑटो ही चलाना पड़े ज़िंदगी में और कोई रास्ता मेरे पास नहीं देखिए बचा है? सर, हिम्मत, अब क्या हिम्मत हारनी है जब आपके पास खोने को कुछ नहीं है। हम किसी से, देखो, आपका सबसे बड़ा शुक्रिया मैं करता हूँ कि आप ये स्टोरी कर रहे हो, आप मुझे प्लेटफॉर्म दे रहे हो, आपके माध्यम से मैं लोगों को अवेयर कर रहा हूँ। मुझे सरकार को अवेयर करने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ें सारी सरकार जानती है। वो देख के चीज़ों को, रिटर्न डॉक्यूमेंट को देख के अनदेखा कर रही है, सुन के अनसुना कर रही है। मैं जम्मू कश्मीर की तमाम यूथ को, तमाम सोसाइटी के लोगों को जो सोसाइटी की बेहतरी करना जानते हैं, उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ। आप मैनिडेट, आप पावर किसी व्यक्ति को अगर दे रहे हो तो उसके नॉलेज पे और उसकी किरदार को देख के दो। ऐसे मत दे दो कि वो कल जाके अब आप असेंबली के अंदर दही जम जाए। अब आपने पावर दे दी, इस गवर्नमेंट ने उमर अब्दुल्ला सरकार को पावर दे दिया है। उमर अब्दुल्ला सरकार ने कई इश्यूज़ पे 6 महीने का समय मांग लिया है। उन्होंने रिजर्वेशन की बात हुई, उन्होंने जो डेली वेजेस की बात, 6 महीने का समय मांग लिया। लेकिन अब एक यूथ, एक अनएम्प्लॉयमेंट यूथ, आपके जैसा यूथ, पढ़ा लिखा यूथ, कोई उम्मीद आपको उमर अब्दुल्ला पे है कि शायद वो कुछ ऐसा करें या ऐसी पॉलिसी लाएं? अगर यूथ ये सोचती है कि हम घरों में सोकर या लाइब्रेरियों में बैठकर पढ़ते रहेंगे और उमर अब्दुल्ला सरकार हमें नौकरी दे देगी, ट्रांसपेरेंसी के लिए क्रिटिसिज्म ज़रूरी है। मैं जो यहाँ होके खड़ा होके कर रहा हूँ, ऐसे ही यूथ को भी बाहर आना पड़ेगा अपने अधिकारों के। जब तक बच्चा चलाएगा, लेकिन क्या ये जो आप कह रहे हो क्रिटिसिज्म कर रहा हूँ, क्या आपको इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा? मैं भुगत चुका हूँ, भुगतने को कुछ बाकी नहीं है। अब घर से आप निकाल नहीं सकते। फंडामेंटल राइट है, हिंदुस्तान में कानून है कि आप किसी भी एरिया में रह सकते हो, आप किसी भी जगह कोई भी काम कर सकते हो, एक्सेप्टेड। आप मेरे फंडामेंटल राइट तब तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं कर सकते हो जब तक मैं कोई क्रिमिनल ऑफेंस ना करूँ। तो वो कोई पर्चा शर्चा डाल के जेल में ना डाल दे, उससे आप क्या बचाए मेरे पास? क्या गवर्नमेंट को रेडी रहना चाहिए एक हेल्दी क्रिटिसिज्म सुनने के लिए? क्या यूथ किसको नहीं बनाए, किसको बताएगा यूथ? क्या एक अनएम्प्लॉयमेंट यूथ जिसको इस तरह की प्रॉब्लम, अब ये आपका केस नहीं है, मैंने बहुत सारे, मैं आपकी फ्रीडम में बात कर रहा हूँ। आज हम कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि कब हिंदुस्तान के पार्लियामेंट के अंदर एक कानून आने वाला है, अभी अवेयर रहना, वो कंटेंट को लेकर आने वाला है कि आप क्या कंटेंट पब्लिश करोगे। अभी तो हमारे पास चौथा सतम है, यहाँ से हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं। कल को जब ये भी बंद हो जाएगा, यूथ तब बाहर आएगी, लेकिन फिर मौका नहीं मिलेगा। अभी मौका है हिंदुस्तान की यूथ को, सिर्फ जम्मू कश्मीर की यूथ को नहीं। कन्हैया कुमार का चलिए वो एक मौका, तो चलिए वो एक अलग पूरा मुद्दा है। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या क्रिटिसिज्म करने का माध्यम, हाँ मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन वो एक, मुझे पता है वो सारी चीजों का, लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं इसलिए आपसे ये सारी बात कर रहा हूँ क्योंकि जम्मू कश्मीर में एक नई चुनी हुई सरकार आई है और इस चुनी हुई सरकार के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो यूथ के लिए कर सकते हैं। वो कह भी रहे हैं कि हमने जो बजट लाया है उसमें यूथ के लिए कई तरह की स्कीम्स जो हैं वो लेकर आई हैं। लेकिन क्या लगता है आपको, जिस तरह से मुफ्ती मोहम्मद सईद ने हीलिंग टच पॉलिसी शुरू की थी जम्मू कश्मीर में, आज यूथ को भी उस हीलिंग टच पॉलिसी की ज़रूरत है? हीलिंग टच पॉलिसी, जो भी पॉलिसियों की बात आप कर रहे हो, मैं उस पर नहीं आऊँगा, मैं सिर्फ इस पे आऊँगा। आपने कहा कि आज उमर साहब की सरकार है, इससे पहले जब 19 में एब्रोगेशन हुई थी, मुफ्ती साहब की सरकार थी और उसके बाद फिर महबूबा मुफ्ती जी आ गई। और जब आज इलेक्शन 10 साल के बाद हुए तो महबूबा मुफ्ती जी के पास 3 सीटें। तो आज उमर साहब अगर मेजॉरिटी में हैं और जिन लोगों ने उसको मेजॉरिटी दी है, जब उनके हितों की बात नहीं होगी, ये वही जनता है जिस जनता ने आपको यहाँ से वोट दे के ऐवान में पहुँचाया है, वही जनता उठा के आपको फिर उसी मिट्टी पे फेंकेगी आफ्टर 5 ईयर। चलिए मैं बहुत बड़ी बात, बहुत लंबी बात हम लोग कर सकते हैं। दूसरी चीज, आपके माध्यम से जिन लोगों ने ये मैनिडेट दिया है, अगर आपके हितों की बात नहीं हो रहा, आपको चीखना चलाना पड़ेगा, तभी आपकी बात सुनी जाएगी, ट्रांसपेरेंसी चलेगी। चलिए अब ये मतलब ये अगर मैं, मुझे पता है कि आप बहुत टाइम से प्रोटेस्ट भी कर रहे हो, बहुत टाइम से अपनी मांगो और बहुत कुछ आपने देख लिया, बात करने के लिए हमारे साथ बहुत कुछ है, लेकिन आखिरी सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि आज आप ऑटो चला रहे हो, ऑटो से अपना घर भी चला रहे हो, सारी चीजें चला रहे हो और चल भी रहा होगा अच्छे तरीके से, लेकिन क्या आप खुश हो? आपको लगता है कि आपको यही करना था, इसीलिए आपने इतनी पढ़ाइयाँ की थी? आपको क्या लगता है? देखिए, वो राहत इंदौरी का एक शायर है, वो एक शायर था और उसने एक शेर कहा था। शेर में उसने ये कहा था कि जुल्म हुआ है किस पर, जालिम कौन यहाँ है। कहा था तो जुल्म हुआ है किस पर, जालिम कौन यहाँ है। तो कल खबर क्या आएगी, अखबार को तय करना है।
आपको अपने घर में क्या खाना क्या बनाना है, अब ये आपको नहीं, आपकी सरकार को तय करना है। तो ये अब सरकार को तय करना है कि मैं ऑटो चलाऊंगा या नौकरी करूंगा, ये आप और मैं डिसाइड नहीं कर सकते। तो आप देख सकते हैं मोहम्मद खालिक कई दिनों से मैं देख रहा था, मोहम्मद खालिक के कई लोगों ने इंटरव्यूज किए थे और ऑटो चला रहे थे। मोहम्मद खालिक पढ़े लिखे एक युवा हैं, काफ़ी सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर एकेडमिक अरेंजमेंट्स में इन्होंने काम किया। इसके अलावा जो रहबरे खेल था उसमें भी इन्होंने काम किया। अपनी जो डिमांड्स थी उसको लेकर कई प्रदर्शन में भी ये शामिल हुए और सरकार जो है, सरकार का भी ये कहना है कि वो पिछले कुछ सालों से जो उन्होंने स्टार्टअप्स की पॉलिसी लाई है, कई अलग अलग स्कीम्स लाई हैं, उसका युवाओं को फ़ायदा हो रहा है। लेकिन अगर आज मोहम्मद खलीक को ऑटो चलाना पड़ रहा है और मोहम्मद खलीक की तरफ मुझे लगता है बहुत सारे युवा होंगे जो अलग अलग तरह के काम यहाँ पर कर रहे होंगे, ऐसे में उम्मीद उनको यही है कि सरकार जो है वो ज़रूर देखेगी कि जो पढ़ा लिखा युवा है उसके लिए एक सम्मानजनक रोजगार जो है वो ज़रूर होना चाहिए, ताकि वो मजबूरी में ये काम ना करे, वो खुश होके वो काम करे जिसके लिए उसने अपनी ज़िंदगी को, अपनी पूरा टाइम को जो है वो पढ़ाई में लगाया है।